भोपाल की जागृति अवस्थी ने यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूरे देश भर में सेकंड स्थान हासिल किया है और महिला वर्ग में वो टॉप रही हैं। उनके घर पर हम मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सवाल यह है कि हर व्यक्ति कहता है कि आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है वो अच्छे घर के बच्चे ही निकल के आते हैं, लेकिन जागृति एक मध्यम वर्ग के से ताल्लुक़ रखती है, मध्यम वर्गीय परिवार से वो ताल्लुक़ रखती है। उस घर में हम मौजूद हैं और आइए आपको दिखाते हैं कि जागृति किस तरह से यहाँ पे घर में रहती है। और साफ तौर पर, हाय जागृति, मैं आदर्श हूँ ईटीवी से और देख सकते हैं जागृति यहाँ पर काम भी करती हैं घर के, जिस तरह से एक हर बच्चा करता है घर के कुछ कामों को लेकर। और सीधे तौर पर जागृति यहाँ पर मौजूद हैं और ये वो यूपीएससी की टॉपर हैं, देश भर में सेकंड रैंक हासिल करने वाली टॉपर हैं, जो घर के कामों में भी इत्तेफाक रखती हैं। हम बाहर बैठकर बात करेंगे जागृति, अगर तो ज़्यादा अच्छा होगा आप मेरे साथ में अगर आ जाएँ। तो देख सकते हैं कि जागृति के साथ में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम उससे बात भी करेंगे। आप यहाँ पे बैठ जाइए। मेरा जैसा सवाल था, मैंने देखा भी आके कि हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है इस एग्ज़ाम को पास करना, लेकिन मध्यम वर्ग से निकलकर, उस परिवार से निकलकर इस स्थान पर पहुँचना कितना महत्वपूर्ण? बहुत महत्वपूर्ण है सर। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो बस बच्चे जॉब में हों, अच्छे जॉब में हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, इतना ही काफ़ी होता है। तो उसके बाद फिर जब मैंने नौकरी छोड़ी तो वो तो मेरी मम्मी के लिए, पापा के लिए, सबके लिए थोड़ा सा वो शौक था कि जॉब क्यों छोड़ना है। पर सपोर्ट किया बहुत। और एक ये भी था कि 2 साल नौकरी कर ली थी तो खुद का भी कॉन्फिडेंस हो गया था। और एक वो था कि भाई हम जो भी हो निकल ही जाएगा। तो उस तरह से एक मोटिवेशन बनी रही। अच्छा, मैंने अभी आपको काम करते भी देखा, मतलब कई, क्योंकि इस लेवल पे पहुंचने के बाद एक दिमाग में भी थॉट आ जाता है ना कि यार हम घर के काम क्यों करेंगे। सर घर के काम तो मतलब मैं अपनी क्या बात करूं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, वो राष्ट्रपति बनने के बाद भी अपने काम खुद करते थे। मुझे लगता है अपने काम खुद करने से एक सेंस ऑफ ग्राउंडनेस बनी रहती है, आपकी पर्सनालिटी में एक हम्बलनेस बनी रहती है। और मैं तो वैसे भी 2 साल तक तो मैंने कुछ किया नहीं, मैं पढ़ाई में लगी हुई थी। और घर का काम करने में कोई बुराई नहीं है। और एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में तो सब लोग मिलजुल के ही घर का काम निपटाने का कंसेप्ट है। तो बिल्कुल घर के थोड़े बहुत काम मैं अपना मम्मी का हाथ बटा लेती हूँ। अच्छा, बाकी सवाल तो बहुत सारे सब कर चुके हैं, लेकिन मेरा एक सवाल ये बनता है कि मिडिल क्लास के बच्चों के लिए कितना सरवाइव करना होता है यूपीएससी का एग्ज़ाम और कितनी कठिनाइयाँ आती हैं? अ, अब परीक्षा तो कठिन खैर सभी के लिए होती है। मध्यम वर्गीय परिवारों में रिस्क फैक्टर का एक बड़ा रोल होता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे। फिर कई बार लग जाता है समय, 2-3 साल लग जाते हैं, 4 साल लग जाते हैं। तो एक परिवारों में रहता है, मेरे खुद के पेरेंट्स में था कि अब हो जाए, नहीं होगा तो फिर 1 साल और, फिर उम्र भी बढ़ रही होती है साथ साथ, आपके अटेम्प्ट कम हो रहे होते हैं, काफ़ी जगहों से आप ओवर एज भी हो जाते हैं, खासकर इंजीनियरिंग फील्ड में गेट वगैरह के थ्रू 27-28 कई जगहों पे कट ऑफ था। तो एक रिस्क तो बना ही रहता है कि पेरेंट्स को लगता है कि अपने सामने ही सेटल कर दें। तो एक रहता ही है कि इस एग्ज़ाम में नहीं तो कहीं और सही पर सेटल हो जाएं। तो क्या क्या रिस्क आया पेरेंट्स की तरफ से? तो क्योंकि आप बता रहे थे बार बार सपोर्ट मिला ही है, लेकिन रिस्क क्या क्या आ गया, क्या क्या चीज़ें हो गई हैं इस दौरान? सर रिस्क तो सबसे पहले वही नौकरी छोड़ने का। तो जब नौकरी छोड़ी तो डिपार्टमेंट में सबने समझाया कि मत करो। मेरे खुद के जीएम सर हैं, निगम सर, आज मुझे उनकी बड़ी याद भी आ रही है। उन्होंने भी बहुत समझाया कि बहुत रिस्की है। उस समय एक अडिग रूप से खड़े रहना कि नहीं मुझे छोड़ना ही है, फैमिली में आकर के कि नहीं मुझे छोड़ना है, मैं कर लूँगी। और जब छोड़ दिया उसके बाद कोविड एक रिस्क फैक्टर था, सब कुछ बंद हो गया, कुछ नहीं था, सब ऑनलाइन करना था। और कोई मोटिवेशन नहीं। कई बार तो एक नेगेटिव माइंडसेट भी बन जाता था कि क्यों छोड़ दी नौकरी, अब अच्छे खासे लगे हुए थे, ये ऐसा वैसा, क्योंकि 2 साल तक सरवाइव कर पाना उस एक ही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होता है। तो ओवरऑल यही सब रिस्क फैक्टर्स रहे हैं। और अब एक ये रिस्क है कि बस मैं जैसी हूँ मैं वैसी बनी रहना चाहती हूँ, हम्बल, ग्राउंडेड एंड सिंपल। और यही मेरा जो पर्सनालिटी है अपनी सर्विसेज में भी मैं रिफ्लेक्ट करूँ। नहीं, मैंने घर में आके अभी नोटिस किया, मैंने चीज़ें देखी तमाम, आपके घर को देखा, आपके माता पिता से मिला, भाई से मिला, मतलब एक जो परिवार का माहौल नज़र आता है वो साफ़ तौर पर नज़र आया। किसी के अंदर ऐसा कोई एटीट्यूड अभी नहीं है, लेकिन लगता है कि ये माहौल बरकरार रहेगा, क्योंकि इस लाइन के बाद जब इंसान आगे बढ़ता है तो वो एक स्टेटस, चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सर हमें तो सिंप्लिसिटी बचपन से सिखाई गई है। और इतना पापा का हमेशा रहता था कि अपने अंदर की क्वालिटीज़ के कारण जाने जाओ, अपने आसपास के सामान के कारण नहीं।
तो घर में जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल घर है, कुछ खास फर्नीचर नहीं है, कुछ खास ऐसा एसेसरीज़ नहीं है। तो सिंप्लिसिटी में, मिनिमलिज्म में ही सर्वाइव करना सीखें, जो है उसको एप्रिशिएट करना सीखें। ये हमें बचपन से आदत डाली गई और हमेशा बोलते थे कि अपने से एक बार कभी नीचे देखो कि आप कितने प्रिविलेज्ड हैं, लोग किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, उनमें भी अच्छा कर रहे हैं। तो हम तो फिर भी बहुत अच्छे एक परिवेश में हमें ईश्वर ने मौका दिया है कुछ करने का। मैं जिस आगे के कमरे में बैठा हूँ, क्योंकि सरकारी मकान है, उसमें आगे के रूम्स होते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे जागृति खुद बता रही थी, फर्नीचर के नाम पे अभी ज़्यादा कुछ रखा भी नहीं है और कुछ अंदर जैसे बेड है और सोफ़ा है, ये तमाम चीज़ें तो घर के अंदर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इन जो तमाम चीज़ों के अंदर, घर के सामान के अंदर, यहाँ पर ट्रॉफ़ियाँ आप बहुत सारी देख सकते हैं। ये इनाम बहुत सारे हैं और इसमें से अधिकतर जो नज़र आ रहे हैं वो सब जागृति के ही नज़र आ रहे हैं। टॉपर्स यहाँ पे केमिस्ट्री की जागृति नज़र आ रही हैं। यहाँ पे जितने हैं सारे के सारे अवार्ड्स से ये घर ज़रूर सजा हुआ है। तो सीधे तौर पे जागृति, चीज़ें नहीं है लेकिन अवार्ड बहुत हैं। जी बिल्कुल, हम लोगों को बड़ा शौक है कि हमारे ऐसे अवार्ड और अचीवमेंट्स को कलेक्ट करने का। और सिंप्लिसिटी तो मैं एक ये भी कहूँगी कि जिस एरिया में मैं रहती हूँ, जिस कॉलोनी में मैं रह रही हूँ, वहाँ पे सभी के घर में आपको सिंप्लिसिटी मिलेगी और सभी के यहाँ पे बहुत ही एकम्प्लिश प्रोफेशनल्स भी मिलेंगे। तो ये एक कहीं ना कहीं आइडिया था कि अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, अपने अचीवमेंट से कुछ बनना है। तो ये ट्रॉफीज़ मेरे को बस मेरे अचीवमेंट्स ही याद दिलाते हैं। अच्छा, मैं शुरुआती अगर दौर की बात करूँ, 12th किया, स्कूल जाते थे, क्योंकि यहाँ तो ऐसा सपना था मन में कि आईएएस ही क्रैक करना है, ये यूपीएससी का क्रैक करना है, उसके लिए तैयारी करनी है। सर ऐसा कोई एकदम सीरियस मेरा प्लान तो नहीं था। 10th में कभी सुना तो था ऐसे कलेक्टर होता है, सिविल सर्विसेज होता है। कोई सीरियस एफर्ट नहीं डाला। पूरा ध्यान था कि बस एग्ज़ाम निकल जाए, एडमिशन कॉलेज में हो जाए, नौकरी लग जाए, फिर देखेंगे। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार की जो मानसिकता आप कह रहे थे यहाँ आती है कि एक होता है कि कॉलेज में रह कर के ही क्यों ना तैयारी की जाए। वो नहीं सोचते, सोचते पहले सेटल हो जाएं, उसके बाद तैयारी कर आपने लेंगे। भी सोचा? बिल्कुल, मैंने भी सोचा। 2 साल मैं नौकरी करती रही और पहले साल तो मैं खुश भी थी नौकरी में, दूसरे साल से लगने लगा कि नहीं कुछ और करना चाहिए। सेविंग्स भी इकट्ठी हो गई थी, हालाँकि मैंने यूज़ नहीं की, मेरे पापा ने ही मुझे पूरी तरह सपोर्ट किया है। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे अच्छा, कि ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर यूपीएससी का ही क्यों लगा? मतलब क्या क्या कुछ फ़िल्मों ने इंस्पायर किया आपको, या चीज़ों ने किया कि नहीं ये जॉब बड़ा अच्छा है? ये इसके लिए ही क्यों आपने मतलब सोचा? और भी जॉब होते हैं, पुलिस में भी जा सकते थे, और भी होते हैं, प्रोफ़ेसर भी हो सकते थे, घरवाले हैं, पिताजी हैं, तो क्यों लगा कि इसमें ही जाना है? सर एक वाक़या हुआ बीएचईएल में कि 2018 की जनवरी थी और एक ग्रुप ऑफ आईएएस ऑफिसर्स आए थे, प्रोबेशनर्स थे, वो ट्रेनिंग पे उनका विज़िट था वहाँ पे। तो उनको मैंने देखा कि जिस तरह से वो बात कर रहे थे, कई लोगों से, लेबर से बात कर रहे हैं, टेक्निकल टीम, फाइनेंस, तो उसको देख के मुझे बड़ा ये लगा कि कितना डाइवर्स है ये फील्ड और कितना ग्राउंड पर उतर के आपको मौका मिलता है लोगों से बात करने का, काम करने का। हम लोग अक्सर बीएचईएल में काम करते तो अपने कार्य क्षेत्र होता था। मैं ट्रांसफॉर्मर्स ब्लॉक में थी तो एक अपने कार्य क्षेत्र में करना है, मगर उनका कार्य क्षेत्र इतना व्यापक है, इतना वाइड है कि बड़ा इंस्पायरिंग लगा कि कितने लोगों को, कितने एरियाज़ को एक साथ इन्फ्लुएंस करने के मौके देती है ये सर्विस। तो बस मेरा मन बन गया कि मैं भी सिविल सर्विसेज में ही जाऊंगी। पिक्चरें देखती हैं? बहुत कम, अब तो काफ़ी कम हो गया है, वेब सीरीज़ वगैरह देख लेते हैं। आईएएस से जुड़ी कौन-कौन सी मूवीज़ देखी हैं? ऐसी कोई याद है जो आईएएस या आईपीएस से जुड़ी हुई जो मूवियाँ रहती हैं, जिनमें उनके रोल बड़े अच्छे होते हैं? अ, मुझे आईएएस से जुड़ी हुई तो एक ही मूवी अभी याद आ रही है, एक था कि शादी में ज़रूर आना, शायद एक राजकुमार राव की मूवी है। उसमें देखा था कि वो आईएएस बन जाता है, वो लड़की भी कोई सिविल सर्विसेज में रहती है, तो वो एक देखा था मैंने। अच्छा, ब्यूरोक्रेट्स को लेके जो लगातार बयानबाजियाँ आती हैं, अभी उमा भारती जी का भी एक बयान आया कि क्योंकि आप उस लाइन में जा रही हैं कि ब्यूरोक्रेट्स पे लगाम होनी चाहिए, और शिवराज जी भी कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स के लिए थोड़ा सा अंकुश की ज़रूरत है। तो आपको लगता है इसमें ज़रूरत है इस चीज़ की, या ब्यूरोक्रेसी में जो कई बार भ्रष्टाचार की बातें भी आती हैं, ऐसा आपको लगता है? अब सर तंत्र में कमियां तो हैं, हर तंत्र में होती हैं और इस बात से नकार तो नहीं सकते कि करप्शन के केसेस अभी भी सामने आ जाते हैं और ब्राइबरी के केसेस भी सामने आ जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत मजबूत ढांचा है जिसने देश को कई सालों से पब्लिक सर्विस डिलीवरीज की हैं। तो जो कमियां हैं उनको तो दूर करने की बिल्कुल ज़रूरत है। और जहाँ तक आपने अंकुश की बात कही, तो पूरा इंडियन सिस्टम ही चेक एंड बैलेंस पे बेस्ड है कि एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करके रख सके ताकि कोई भी अपने पावर को ओवर स्टेप ना करे। तो चेक एंड बैलेंस तो हमेशा ज़रूरत है।
कंट्रोल नहीं, एक वही मैं कहूँगी कि बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ब्यूरोक्रेसी भी अब बदल रही है, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, बदलते समय के साथ सिटीजन्स के प्रति सेंसिटिविटी और ये सब चीज़ें अब इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। जागृति कैसे चेंज लाएगी? जागृति कैसे जागृति ला पाएगी? मैं तो चाहती हूँ कि जो मेरी पर्सनैलिटी है, मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। मैं डायरेक्टली लोगों से जुड़ना पसंद करूँगी, एक ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश करूँगी। और रूरल डेवलपमेंट में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। मेरे मम्मी-पापा के थ्रू थोड़ा-सा रूरल बैकग्राउंड से टच है मेरा। तो उसी के थ्रू कुछ अच्छा-सा करने की मेरी इच्छा है। एक अकाउंटेबिलिटी लाऊँ, पारदर्शिता सिस्टम में हो, लोगों के प्रति समर्पण हो। हमने जो सुना है अभी तक कि एमपी और यूपी 2 जगह के लिए आपने बात करी है कि जो आपको आगे जाके जॉब जो मिलेगा यूपी या एमपी के लिए प्रेफ़रेंस किया है। अगर एमपी ना मिला, यूपी मिला, तो लगता है यूपी में तो बड़ी दबंगाई है और ऐसा है सब चीज़, लेकिन आपके पिताजी का भी शायद होम टाउन है। जी, बिल्कुल, मेरे पापा का होम टाउन है, मेरे दादा-दादी का घर है। तो यूपी हो, एमपी हो या कोई भी स्टेट हो, इंडिया ही हमारा घर है। कहीं न कहीं कोई न कोई हमें अपना मिल ही जाता है। और ये है कि हाँ, इन एरियाज़ में रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, कल्चर को समझते हैं, भाषा को समझते हैं। तो एक इच्छा थी कि इसमें मिल जाए तो थोड़ा-सा शायद ज़्यादा काम करने में मुझे आसानी हो, इसलिए मैंने ये चुना। एज़ अ कलेक्टर क्या बदलाव लाने की आपको लगता है ज़रूरत है देश के अंदर, या एज़ अ कलेक्टर या अधिकारी या आप आईएएस बनेंगे तो क्या बदलाव लाने की एक तैयारी आपको लगता है होनी चाहिए देश के अंदर? वैसे तो सुधार ऑलरेडी हैं, लाइन में हो ही रहे हैं। बाकी मैं अपने निजी स्तर पे एक लीड बाय एग्ज़ाम्पल, कि खुद एक अपराइट पर्सन की तरह एक एग्ज़ाम्पल सेट करूं, कि जो भी मेरे साथ काम करें, जो भी मेरे साथ इन्वॉल्व हों, उनके लिए भी एक एग्ज़ाम्पल बन सकूं। और लोगों को इतना एम्पावर कर दिया जाए कि वो आकर के सीधे प्रश्न खड़े कर सकें कि आप अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहे। उस तरह का मैं अपनी पर्सनली रिलेशन डेवलप करना चाहूँगी, जहाँ कहीं भी मेरी पोस्टिंग होगी। एक चीज़ देखने में आती है कि जब आप जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं, मतलब आप जब आगे बढ़ते हैं तो कई बच्चों के लिए आप इंस्पिरेशन हो जाते हैं। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि कई डिवोशन हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं चीज़ों के, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, वो उस मुकाम पे नहीं पहुँच पाते। तो क्या कहना चाहोगे उन बच्चों के लिए? यही कहूँगी कि अपनी वजह ढूँढिए, कन्विंस करिए खुद को कि आप क्यों बनना चाहते हैं, और उस पे बिल्कुल अडिग होकर खड़े रहिए, उसी के बारे में सोचिए। आपने क्या त्याग किए हैं, आपके परिवार ने क्या त्याग किए हैं, कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार सोचिए। अगर आप कोई सोशल मीडिया अननेसेसरीली यूज़ कर रहे हैं, तो एक बार पूछिए खुद से कि क्या इसीलिए इतने त्याग करके बैठे हुए हैं हम। और कमी रह जाए कहीं तो उसको सुधारिए, निराश होने से तो कोई हल नहीं है किसी चीज़ का। जो भी आपकी कमियां हो, आगे देखने की आदत, आगे बढ़ने की आदत, करेक्ट करके सीधे अपने आप को इम्प्रूव करने की आदत, ये आदत होनी चाहिए। साफ तौर पे जागृति अवस्थी का यही कहना है कि आज के समय में जितने भी बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं अपने आप की क्षमताओं को पहचानना ज़रूरी है, और यही क्षमताओं का परिचय खुद जागृति ने दिया है। और कहते भी हैं कि हौसले अगर आपके बुलंद हों तो निश्चित तौर पे सफलताएं आपके कदम चूमती है, और जागृति के साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आगे के भविष्य के लिए थैंक भी। यू सो मच। तो सीधे तौर पे जागृति का यही कहना है कि आज के समय में, लेकिन जो लोग इसकी तैयारी भी करना चाह रहे हैं, भले वो किसी भी परिवार से हों, मध्यम वर्गीय परिवार से हों या किसी भी क्लास से हों, वो अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत करें। भोपाल से कैमरामैन फैज़ान के संग आदर्श चौरसिया, ATV भारत।